कोई म्यूचुअल फंड बेचने आ गया, पता भी नहीं चल रहा पैसे कट रहे हैं। उस एसआईपी के 3.5 साल में उस एसआईपी का रिटर्न 0 था। अब ये सब क्यों हुआ? तब पहली बार ये सब चीजें समझ आई कि यार ये सब भी चीजें होती हैं। दैट मोमेंट व्हाट यू टॉक टू योरसेल्फ विल डिफाइन योर फ्यूचर। ये सेम चीज मैंने कोविड में करी थी। अच्छा। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। आपके पास दो ऑप्शंस होते, या तो आप बोलो कि नहीं यार मार्केट बेकार है, सट्टा है, गैम्बलिंग है, और मार्केट को गाली देके चले जाओ, या फिर आप देखो आपके बिहेवियर में क्या कमी, क्योंकि बहुत लोग तो कमा रहे हैं। तो सर आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी रही है, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, ऑलमोस्ट 20 साल के अराउंड की आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी रही है। तो थोड़ा सा हमें लेके चलिए कि कैसे शुरू हुई, क्या उतार चढ़ाव आए और कैसे आप यहाँ तक आज पहुँचे हैं। देखिए मैंने 2006 में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू की थी, पर उससे पहले अगर मैं जाऊँ तो मैं 2006 में 22 साल का था। ओके। नाउ इफ़ यू कंसिडर कि इतने साल पहले, आज तो 22 साल के वालों को बहुत एक्सपोजर है, पर तब इतना आसान नहीं था जितना आज है। तो तब 22 साल के बच्चे इन्वेस्ट करते नहीं थे। वो तो स्ट्रगल कर रहे होते थे, या इंजीनियरिंग कर रहे होते थे, एमबीए कर रहे होते थे, कुछ कर रहे होते थे, फिगर आउट कर रहे थे। बट इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम लोग कर रहे होते थे, और इतना फ्रिक्शनलेस नहीं था जितना आज है। मतलब आज तो कुछ भी बहुत ही ईजी हो गया, वीडियो गेम बन गया, ऐप डाउनलोड करो, खरीद लो, बेच दो। तब इतना ईजी नहीं था, ब्रोकर्स थे, ऐप्स नहीं थी, आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ता था, फोन करके प्लेस करना पड़ता था। तो दैट वाज ऑल द केस। अब ये सब क्यों हुआ? बिकॉज माई फादर वॉज इन्वेस्टिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वो बहुत समय से इन्वेस्ट करते थे। Okay. तो 1981 से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो जैसे पुराने लोगों के पास एक अटैची भर के होता है ना, वो डीमैट वाले शेयर्स होते हैं, फिजिकल सर्टिफिकेट होते हैं। तो मेरे को दिखाते थे, ये देखिए कंपनी मैंने खरीदी थी, डूब गई, ये कंपनी खरीदी थी, डूब गई, इसमें 5,000 डाले थे, डूब गए। तो वो चलता रहता था। तो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम, और वो एक्टिवली इन्वेस्ट करते थे। फिर क्या होता, जितना क्लरिकल काम होता था ना, वो मुझसे करवाते थे। तो समझो कोई डिविडेंड आया, तो पहले डिविडेंड ऐसा क्रेडिट नहीं होता था, उसका फोलियो आता था, चेक आता था, आपको जाके जमा कराना पड़ता था। ओके। तो आप देखो, आपके लिए ओके है ये बात कि मतलब अच्छा ये कौन से काल से आया है, मतलब कोई टाइम मशीन से ट्रैवल करके आया आदमी। अच्छा, सेटलमेंट्स जो होती थी, जैसे आज CDSL NSDL होता है, तो आपको ना सेटलमेंट्स फिजिकल होती थी, आपको जाके भर के देना पड़ता था कि आज आपने क्या बेचा या क्या खरीदा, और वो भी आपको अगले दिन के अंदर 3:30 बजे से पहले करना पड़ता था। तो वो काम मैं करता था, पापा ऑफिस जाते थे, तो पापा बताते थे, ये पर्ची भर दी मैंने, तू जाना पर, तो ब्रोकर के पास जाना। हाँ, ब्रोकर के पास जाके, और नहीं, डिपॉजिटरी के पास जाके, ब्रोकर के पास अच्छा, अलग से डिपॉजिटरी होता था, उसके पास जाना पड़ता था। अच्छा। तो ये सब हर सिटी में होता था? यस। तो मैं बॉम्बे रहता था, तो आपके लिए आसान था फिर? हाँ, मेरे लिए फिर भी आसान था, बट मतलब इतना फ्रिक्शनलेस नहीं था जितना आज है। तो फिर धीरे धीरे ऑब्वियसली, ये तो मैं जो आपको बता रहा हूँ शायद लेट 90s की बात होगी या अर्ली 2000s की बात होगी। फिर धीरे धीरे ये इम्प्रूव हुआ, एटलीस्ट सब कुछ काफ़ी कुछ डिजिटल होने लग गया। और फिर 2006 का टाइम आया। 2006 में जब मैंने स्टार्ट किया इन्वेस्टिंग, तो मैंने स्टार्ट किया GMR इंफ्रा से। अच्छा, मैंने इंजीनियरिंग करी, तो इंजीनियरिंग करी तो पहले सेमेस्टर में रियलाइज हो गया अपने से गलती हो गई। 3 सब्जेक्ट में 40 मार्क्स आ गए। तो आपको तो पता ही है, इंजीनियरिंग में 3 सब्जेक्ट में 40 आए 5 में से, तो समझ आ गया कि अब सिर्फ निकालना है, अगला 4 साल काटने हैं बस। बट मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था समहाउ, तो वो मैथ्स अच्छा था, तो करके मेरे को मैथ्स में इंक्विजिटिवनेस था, पापा का इन्वेस्टमेंट का था, तो ये सब करते करते फाइनेंस से एक अच्छा लगाव हो गया। तो मैंने MBA इन फाइनेंस इमीडिएटली आफ्टर इंजीनियरिंग कर ली फ्रॉम वेलिंगर्स बॉम्बे। तो जब हम जब आप MBA फाइनेंस करते हो ना, तब आपको वो कार्टेल मिल जाता है क्लास में, जो खरीद रहा होता है, बेच रहा होता है शेयर्स, तो वो एक एसोसिएशन मिल जाता है। तो वो एसोसिएशन भी मिला, पापा का भी वो था, उन्होंने अपने ब्रोकर के अकाउंट खुलवा दिया। सो आई बॉट द फर्स्ट शेयर व्हिच वाज GMR इंफ्रा। उस टाइम बहुत हाइप चल रही थी, GMR इंफ्रा। क्या एनालिसिस था उसके पीछे? कोई एनालिसिस नहीं था। इसीलिए मैंने पूछा। जनरली जो भी पहला शेयर खरीदता है, कोई एनालिसिस नहीं रहता है, बट पहला शेयर सबको याद जरूर होता है। अच्छा, GMR इंफ्रा तब एकदम हाइप पे था, उसको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे, तो मुझे अच्छा पैसा बना उसमें। एंड देन फिर कुछ और रियल एस्टेट का बूम भी चल रहा था। हाँ, रियल एस्टेट का बूम भी चालू हो गया था 2007 इंफ्रा और रियल एस्टेट का। यस, फिर मेरा पहला जॉब भी रियल एस्टेट में था। तो मैं जब MBA पूरी करी, तो रहेजा यूनिवर्सल में मुझे जॉब मिला था। एकदम मैडनेस थी उस टाइम पे, तो 2007 एंड 2008 वाज द बेस्ट टाइम टू गेट अ जॉब। तो एकदम बिस्किट की तरह बिक रहे थे। मतलब मेरे पास 8 ऑफर थे कैंपस में से, 8 ऑफर थे मेरे पास कि मैं इंटी मिंटी पापा मिंटी करूँ, कहाँ किसके साथ करना है मेरे को। तो फाइनली मैंने रहेजा ज्वाइन किया, बिकॉज मेरे एक मेंटर है, उन्होंने मुझे कहा कि यू शुड गो टू दिस सेक्टर, नया सेक्टर है, यहाँ पे तुम्हारे जैसे प्रोफेशनल्स की कमी है, तो तुम्हारे लिए एक अच्छा लंबा करियर बन सकता है यहाँ पे। तो मैंने उसको ज्वाइन किया, अच्छा रहा मेरा स्टेंट, अच्छा रहा। बट 2008 जनवरी में ज्वाइन किया, 2008 सितंबर अक्टूबर तक तो बाजा बच चुका था मार्केट का। तो लॉट ऑफ पीपल गॉट फायर्ड फ्रॉम द कंपनी, पर मैं बच गया बिकॉज आई वाज वर्किंग डायरेक्टली विद MD आशीष रहेजा के साथ काम करता था। तो उसके बाद मैंने उनके साथ काम किया, एंड तो इन्वेस्टमेंट जर्नी चलती रही।
तो 2 साल जो मैं कॉलेज में था, तो 2006 to 2008 में कॉलेज में था, MBA में था, तो उस टाइम पे मैंने बहुत खरीद बेच किया, लोगों की सुनी, टिप सुनी, कोई अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, एक आधा शेयर कोई होगा जिसपे कुछ खोपड़ी लगाई होगी। पर उसके बाद है ना, मुझे हमारे एक प्रोफेसर है, आपने शायद नाम सुना हो, काफी फेमस इन्वेस्टर भी हैं, थोड़ा अपने आप को लो प्रोफाइल रखते हैं, उनका नाम है शिवानंद मंकीकर। काफी बड़े इन्वेस्टर है, मतलब विजय केडिया लेवल प्लस उनसे ज्यादा ही है उनका पोर्टफोलियो। तो ही वॉज 5% इन IIFL, 10% इन तलवलकर्स, ऐसा स्टेक था उनका। तो वो थे, शिवानंद सर थे, और उनका बेटा था केदार मंकीकर। तो ये लोग हमारे को कुछ सेशंस देते थे, 4-5 सेशंस देते थे। तो उसमें ना उन्होंने वो 10 पॉइंट्स बताए कि जिस बेसिस पे वो इन्वेस्ट करते हैं, और उस पर सबसे पहले लिखा प्रमोटर, कि हम सबसे पहले प्रमोटर का समझते हैं, प्रमोटर का बैकग्राउंड होता है, उसका तरीका होता है, वो कैसे स्ट्रेस को हैंडल करता है, कितना एथिकल है, उसका फॉरेंसिक एनालिसिस, उसका फॉरेंसिक, बिल्कुल सही वर्ड यूज किया आपने, फॉरेंसिक एनालिसिस, हाँ एकदम पूरी छानबीन कर देते हैं। तो फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं और उसके बेसिस पे हम फिर आगे के डिसीजंस लेते हैं, फिर वो रेशियोज और वो सब चीज़ों पे। तो तब तक हम जिंदगी में समझा नहीं था रेशियो क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। तो उनके आने के बाद हमने थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें समझनी चालू की। फिर हमें प्रेजेंटेशन देनी होती थी कि भाई अब आप बताओ कि फंड इस बेसिस पे अब आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, कौन से कंपनी के शेयर्स खरीदोगे। तब पहली बार ये सब चीज़ें समझ आई कि यार ये सब भी चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक MBA फाइनेंस में ये सब कुछ रेलिवेंट चीज़ें हमने सीख ली, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट जर्नी और थोड़ी ईजी हो गई। तब तक है ना म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था। तो 2008 जनवरी में मैंने जब जॉब ज्वाइन किया, जब जॉब ज्वाइन करते हो ना, तो क्या होता है, आपको एक अकाउंट मिलता है, सैलरी अकाउंट, और उसके साथ है ना 2-3 लोग आ जाते हैं बेचने, आप इंश्योरेंस खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो। तो वैसे ही कोई म्यूचुअल फंड बेचने आ गया। तो म्यूचुअल फंड बेचने आए 2008, ये भी जनवरी फरवरी की बात होगी। तो बोलते ये कंसेप्ट है, आपको ना हर महीने पैसे डालने होंगे इसमें। मतलब अच्छा, तो इसको कहते हैं हम SIP। तो मैंने समझा SIP, तो मुझे मैथमेटिकली समझ आ गया कि SIP मतलब हार्मोनिक मीन होता है। अगर आप तो इंजीनियर आप भी समझेंगे कि हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट, एक अरिथमेटिक मीन होता है A+B डिवाइडेड बाय 2, फिर एक ज्योमेट्रिक मीन होता है, ये हार्मोनिक मीन होता है कि आप हर बार एक ही अमाउंट ऑफ पैसा डाल रहे हो, पर यूनिट का प्राइस बदलता रहेगा, उस हिसाब से आपके यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स बदलते रहेंगे। तो इसे हम मैथमेटिक्स में हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, रुपी एवरेजिंग हो गई। तो मेरे को कॉन्सेप्ट समझ आ गया, मैंने 1000 रुपए की एक SIP और 1000 रुपए की एक SIP ऐसा कुछ कर दिया था, 2-1000 रुपए डाल दिए थे उसमें से। तब अगेन इतना ईजी नहीं था, ऐप्स नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो उन्होंने फॉर्म साइन कराया, नैश कराया, ये सब कराया। तो एक SIP बंद हो गई उसमें से, 2 की थी, रिलायंस और HDFC, आज भी याद है। HDFC बंद हो गई 2-3 के बाद, पता नहीं कुछ हो गया होगा, पर रिलायंस चलती रही। अच्छा, मुझे पता ही नहीं पैसा जा रहा है, बिकॉज माई सैलरी वॉज ऑलमोस्ट 40-50,000 रुपीज एंड इट वॉज 2,000 रुपीज। तो ऐसे कोई समझ नहीं आ रहा था कि बहुत कभी पता ही नहीं चला कि कुछ कट रहा है। मेरा घर था खुद का, मेरे फादर मतलब हम साथ ही रहते थे, तो खर्चे उतने थे नहीं मेरे, तो रीजनेबल सेविंग थी। अच्छा, प्लस मैं हमेशा से, जब से छोटा था तब से डबल इनकम के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता हूँ। तो मैं पहले टीचर था, तो मैं टीचिंग करता था, IMS में पढ़ाता था। IMS में जब पढ़ाता तो मुझे 300 रुपये घंटे मिलते थे। तो 2 महीने इंजीनियरिंग और MBA के बीच में IMS में जम के पढ़ाया, 2 लाख रुपए कमा लिए। इतना पढ़ाया, मतलब दिन में 12-12 घंटे के क्लास चल रहे हैं। अच्छा, तब पीक टाइम होता था, तो उनको चाहिए था कि मैं पढ़ाता रहूँ। फिर जब मैंने बोला कि भाई मैं अब MBA चालू कर रहा हूँ, तो उन्होंने नहीं तुम भी आ रहा। फिर भी मैं उनको महीने के 60 आवर्स देता, तो मैं 18,000 रुपये महीना साइड में कमाता था, जस्ट बाय टीचिंग एट IMS। ये सेम चीज मैंने कोविड में करी थी। अच्छा, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। तो आपने ऑनलाइन किया, हमारे वहां तो चलो 2006 की बात है, ऑफलाइन का टाइम था। तो अपना जो मारवाड़ी माइंडसेट रहता है ना, कि जितनी जगह से आ सकती है ऑप्टिमाइज करो, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ, एक चीज पे डिपेंडेंट ना रहना। नहीं, हाँ, बस वो नहीं रहना। मेरे फादर ने भी मुझे ये बात बोली थी कि आपको कोशिश करते रहना है कि 3 चीजें करो, अपनी इनकम को बढ़ाओ, अपने खर्चों को कम करो, और अपने बचे हुए पैसे को निवेश करो। 3 ही चीजें उनकी था, यही था। इनकम बढ़ाने मतलब ज्यादा या तो सोर्सेस बढ़ा दो, या एक ही जगह से बढ़ा दो, जैसे भी कर लो। तो टीचिंग का शौक बहुत था मेरे को। आई वॉज अ वेरी एविड टीचर। मैं बहुत टाइम से पढ़ाता था और मेरे को बनना ही टीचर था। एक कॉर्पोरेट में मजबूरी में जाना पड़ा मुझे, बट आई थिंक आई हैड अ वेरी गुड स्टिंट एट कॉर्पोरेट, जिसने मुझे आज एनेबल किया टीचिंग के लिए। तो मैंने अपनी ये सब चल रहा था मेरा। तो उसके बाद मैंने SIP चालू करी। तो SIP 2,000 रुपये जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा। 5 साल बाद मैंने ऐसे एक दिन फिजिकल अकाउंट स्टेटमेंट आता था, उस टाइम डिजिटल होता ही नहीं था, फिजिकल एक अकाउंट स्टेटमेंट आता था, एनवेलप। तो वो मैंने खोला कि यार कुछ तो आया, दिखते हैं। तो मैंने